नाज़रीन, हिजबुल्लाह के हमले मुसलसल इसराइल का जानी नुकसान कर रहे हैं और अभी सदर लेबनान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इजरायली फौज इन विलेजेस के अंदर दाखिल हुई है जो बिल्कुल अलोंग द बॉर्डर है, यानी चंद मीटर के फासले के ऊपर वाक़या ये लेबनान के गांव हैं जहां पर इजरायली फौज दाखिल हुई है और वहां पर हिजबुल्लाह के साथ शदीद तरीन लड़ाई हुई है। और अर्बन वॉरफेयर का कुछ लेवल के ऊपर, मतलब इस तरह की लड़ाई जिसको आप स्ट्रीट वॉरफेयर कहेंगे, वो इस वक्त हमें देखने को मिली है। और कई घंटों की लड़ाई के बाद वहां से रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि शदीद तरीन जानी नुकसान इसराइल को वहां से उठाना पड़ा है। यहां तक कि हालत ये हो गई इसराइल की कि जो वुंडेड और डेड सोल्जर्स हैं उनको रेस्क्यू करना, उनको वहां से निकालना तक मुश्किल हो गया। और जो नई रेस्क्यू फोर्सेस वहां पर भेजी गई उनमें से कई एक इजरायली फौजी जख्मी हुए और मारे गए। यह हालत वहां पर है। फिर जो फिजाई हमले डीप इनसाइड इसराइल हुए हैं वहां पर जाने नुकसान हुआ है। फिर अलोंग द बॉर्डर जो सेटलमेंट्स है वहां पर हमलों में जाने नुकसान हुआ है। और तो और रफा से खबर सामने आ रही है, गजा सिटी से खबर सामने आ रही है, वहां पर मज़ामती तहरीक ने अटैक करते हुए इजरायली फौजियों को जाने नुकसान पहुंचाया। तो अब मटेरियल डैमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज से बात बहुत आगे चली गई है और हर एक हमला इसराइल के लिए जाने नुकसान लेकर आ रहा है। तमाम फ्रंट से इस वक्त उनको अपने तबूत उठाने पड़ रहे हैं। तो एक एक हलाकत जो उनके ऊपर गनाह गुजर रही है, यानी एक एक हलाकत के बाद इसराइल का जंग जारी रखना मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। वो हलाकतें रोजाना दर्जनों के हिसाब से हो रही है, यानी एक एक हलाकत का अपना इंपैक्ट है और वो हलाकतें रोजाना दर्जनों के लेवल के ऊपर जो है वो चली गई हैं। इसी दरमियान जो बजट सेशन नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट का होने जा रहा है उसको भी अंडरग्राउंड किया जाना है, यानी बजट सेशन भी, सिक्योरिटी कंसल्टेशंस नहीं, पार्लियामेंट में बजट पास करवाना है। उस बजट के लिए जो सेशन होगा वो भी अंडरग्राउंड होगा। तो ये सिक्योरिटी की हालत है इस वक्त और नेतन्याहू पूरी तरह से खौफ के अंदर मुब्तला है कि अगर वो सरफेस के ऊपर हुआ तो कहीं भी वो निशाना बन सकता है। उसको इस बात का यकीन है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स उस तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो बंकर्स के अंदर छुपा हुआ है। और जो है ना, बंकर भी एक नहीं है। आप अंदाजा करें, एक तरफ मज़ामती तहरीक के चीफ कमांडर जिनके बारे में ये हमेशा कहते रहे कि वो बंकर्स में और वो प्रिजनर्स के दरमियान छुपे हुए हैं गजा में, और जब वो शहीद हुए तो सारी दुनिया ने देखा कि वो फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे थे। फिर ईरान के हवाले से ये प्रोपेगेंडा करते हैं, वो जी देखो इमाम खामनाई जो है वो जाकर छुप गए बंकर्स के अंदर, और उन्होंने पूरे एक खुले आसमान में इतने बड़े इस्तेमाल से खिताब किया और इनके पास वो सारी टेक्नोलॉजी, इनके पास वो सारी फिजाइया है। हालांकि अगर मज़ामती तहरीक के कमांडर्स टनल में बैठे हैं तो इसमें बुराई क्या है? ये एक वॉर टैक्टिक है और उनके पास कौन सी फिजाइया है, ठीक है। और जो है जिस तरह से तुमने गजा में किया, मतलब कोई उसूल, कोई ज़ाब्ते होते हैं तो फिर उस हिसाब से, तो अगर वो टनल्स में बैठे तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इनकी हालत देखो, जो सबके ऊपर हमलावर हैं, इनको सरफेस के ऊपर आ नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा इनका खौफ है, ठीक है। तो तमाम इतराफ से इसराइल की जो तबाही है वो आगे से आगे जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसी दरमियान ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का पहला स्टेटमेंट सामने आया है इसराइली हमले के बाद, और जो इमाम खामनाई ने ऑर्डर किया था कि ऑफिशियल्स डिस्कस करें कि आगे क्या करना है, तो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान भी सामने आया और कुछ और भी तफसीलात हमारे पास हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, पहले मैं वो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपके साथ शेयर नहीं किया, वो रशिया के हवाले से है। गैर मामूली ये खबर है और इसके बहुत बड़े डायनामिक्स हैं। रशिया सिकंदर मिसाइल जो है, बेसिकली ये इस्कंदर मिसाइल हैं, देने जा रहा है अल्जेरिया को। नॉर्दर्न अफ्रीका का जबरदस्त मुल्क अल्जेरिया, जो कि कभी फ्रांस की कॉलोनी रहा और उसके बाद 62 में वो आज़ाद हुआ। बहुत बड़ी लड़ाई, और अल्जेरिया और इजराइल की कॉलोनी को आपस में कंपेयर किया जाता है क्योंकि दोनों के डायनामिक्स बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। वो भी एक वेस्ट की कॉलोनी था, ये भी एक वेस्ट की कॉलोनी है, वहां भी सेटलर्स बसाए गए थे और वहां भी एक भरपूर जंग जो वो लड़ी गई थी। तो अल्जेरिया बड़ा जबरदस्त मुल्क और इस वक्त भरपूर सपोर्ट वो फलस्तीन की कर रहा है। उसको सिकंदर मिसाइल जो है वो देने जा रहा है रूस। अब नाज़रीन, जो असल लड़ाई है वो तो रूस, चीन और अमेरिका, नेटो की है। ये इनकी बराह रास्त लड़ाई है, लेकिन फिर साथ इत्तेहादी आ जाते हैं दोनों तरफ से। तो ये लड़ाई दो ब्लॉक्स के अंदर इस वक्त तकसीम हो चुकी है, यानी दुनिया दो ब्लॉक्स के अंदर इस वक्त डिवाइडेड है और जंग आगे से आगे। अब यहां पर चूंकि रूस वहां पर सीज फायर की बात कर रहा है, लेकिन सीज फायर तो नहीं हो रहा। यूक्रेन की जंग जो है वो आगे से आगे एक्सपैंड कर रही है। तो दो बड़े बैटलफील्ड है ना, एक ये मिडिल ईस्ट का है और मिडिल ईस्ट के साथ आप अफ्रीका को भी अटैच करें, उधर
यूरोप के अंदर यूक्रेन में जो जंग इस वक्त जारी है। तो रूस क्या कर रहा है? रूस अपना दायराकार बढ़ा रहा है, यानी अमेरिका को और वेस्ट को कन्फ्रंट करने के लिए वो अपने इत्तेहादियों की जो तादाद है वो बढ़ा रहा है, उनको जदीद तरीन वेपन दे रहा है। तो अगर आप बहिरा रूम के मुल्क आप देखें तो उसमें लिबिया में ऑलरेडी रशिया मौजूद है, अब लिबिया के साथ आ जाएगा अल्जीरिया, और रेड सी में अगर आप देखें तो वहां पर सूडान से बेसिस लेने जा रहा है रशिया। बरआज़म अफ्रीका जो है वो अमेरिका के कंट्रोल से निकल चुका है, अमेरिका के इन्फ्लुएंस से निकल चुका है, और वहां पर रशिया और चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। और यही फोकस अब मिडिल ईस्ट के ऊपर है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और नेटो की जो उनका इन्फ्लुएंस है, उनकी जो हेजेमनी है उसका जो है वो इख्तिताम करना है। तो अल्जीरिया में इन मिसाइलों का जाना ये इस बात का साइन है कि जंग फॉरवर्ड हो रही है, जंग मूव कर रही है। जब रूस एक बराह रास्त जंग का हिस्सा है और उसको असलिया की जरूरत है, तो वो अल्जीरिया को असलिया क्यों बेचेगा? उसको तो खुद को जरूरत है। तो इसका मतलब उनके लिए जितना इंपॉर्टेंट यूक्रेन में अपनी फौज को सपोर्ट करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट वो समझते हैं कि इन मुल्कों को सपोर्ट करना, अपने इत्तेहादियों को असला देना। जैसे यमन में हमने देखा कि किस तरह से रशिया सपोर्ट कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह छापा कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर हुई है और अभी भी हो रही है रशिया की जानिब से। रशियन कमांडर्स इस वक्त यमन में मौजूद हैं, ठीक है। तो अल्जीरिया को अगर मिसाइल मिल रहे हैं तो वो जो एंटी शिप मिसाइल मिलने थे, लॉन्ग रेंज मिसाइल रशिया की जानिब से यमन को मिलने की बात हो रही थी, अब वो भी समझे कि वो इनको मिलने जा रहे हैं। वहां पर रुकावट सिर्फ सऊदी अरब था। सऊदी अरब कह रहा था कि यमन को जब वो मिसाइल ना दिया जाए, क्योंकि उनकी आपस में जंग जो चलती रही, अभी फिलहाल एक आर्जी सीज़फायर है, तो सऊदी अरब को मसला है यमन से, तो इसलिए वो थोड़ा सा काम रुका हुआ था। लेकिन अब ये समझ आ रही है कि अल्जीरिया को अगर मिल रहे हैं तो फिर इसका मतलब यमन भी। तो ये पूरा खित्ता है जो जंग में आगे जो है ना बढ़ रहा है। और ये बात ध्यान में रखे कि जो जिब्राल्टर को बंद करना है वो कैसे बंद होगा? यमनी जंग जो अपनी जो ताकत है वो कहां पर बना रहे हैं? वो अल्जीरिया के अंदर बना रहे हैं। अल्जीरिया के ऊपर तो मोरक्को है, तो मोरक्को में तो नहीं होने वाला। तो अल्जीरिया के अंदर ही ये सारी जो मिलिट्री बिल्डअप है वो हो रहा है। जब जंग बहरा रूम में पूरी तरह से फैलेगी, आपको नजर आएगा अल्जीरिया से ये जंगजुओं के होते हुए हमले, तो गैर मामूली वैसे अल्जीरिया की अहमियत और उसमें ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तो मतलब इस जंग में कोई भी फ्रंट दूसरे से डिटैच नहीं है। अगर वहां पैसिफिक है, चाइना का ताइवान का झगड़ा चल रहा है, बाकी मामलात हैं, यहां बरआज़म अफ्रीका है, यहां मिडिल ईस्ट है, वहां यूक्रेन है, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। यहां एक पैसिफिक में होने वाले वाकये का बराह रास्त ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है, मिडिल ईस्ट से होने वाले का ताल्लुक बराह रास्त पैसिफिक के अंदर है। चाइना अगर मिडिल ईस्ट के अंदर आ रहा है तो मसला पैसिफिक है कि वहां पर वो अमेरिका को काउंटर करना चाह रहा था, लेकिन जंग यहां पर छिड़ गई, तो चाइना ने सोचा कि पहले अमेरिका को यहां पर काउंटर किया जाए ताकि हमें हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है वो पैसिफिक में पूरा हो सके। तो इस तरह हमें हर एक खबर के ऊपर नजर रखनी होती है और हमें देखना होता है कि कहां कौन सा वाकया हो रहा है जिसका बराह रास्त मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुक है। और अगर रूस, चीन, ईरान पावरफुल हो रहे हैं तो बराह रास्त ये इजराइल के लिए थ्रेटनिंग है, क्योंकि ये अमेरिका के लिए थ्रेटनिंग है, यानी अमेरिका की हेजेमनी चैलेंज हो रही है और इजराइल सारे का सारा कायम ही अमेरिका की हेजेमनी के ऊपर खड़ा है। तो ये जंग बहुत वाइड स्केल में। अब जरा आ जाते हैं हिजबुल्लाह के ताजा तरीन हमले। और हिजबुल्लाह ने जिस लेवल के ऊपर इस वक्त अटैक्स कर रही है और जिस लेवल के ऊपर इजराइल की कैजुअलिटीज हो रही हैं, ये बहुत इजराइल के लिए तबाहकुन है। और हमने आपको बताया कि जैसे उन्होंने ब्लैक अक्टूबर करार दे दिया इस महीने को, और इजराइल को जो फैक्टर रोक सकता है वो कैजुअलिटीज है। और वो कैजुअलिटीज अब इतनी ज्यादा तादाद के अंदर हो रही हैं, इतनी ज्यादा कि हर रोज उसके नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो तरीकाकार है कि कहां पर किस तरह से कैजुअलिटीज हो रही हैं वो भी बदल रहा है। कभी जमीनी जंग में, कभी फिजाई हमलों में, कभी अलोंग द बॉर्डर सेटलमेंट्स के अंदर, कभी जंगजू घुस रहे हैं, ठीक है, कभी ड्रोन्स आ रहे हैं, कभी मिसाइल आ रहे हैं, तो मुख्तलिफ तरीकों से। अब जरा सदरन लेबनान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यानी जो जमीनी जंग जारी है जिसमें इसराइल को इबरतनाक शिकस्त हो चुकी है। 1 माह मुकम्मल हुआ और इसराइल ने कोई प्रोग्रेस सदरन लेबनान के अंदर नहीं की है। कोई किसी गांव के ऊपर, किसी बड़े इलाके के ऊपर वो कब्जा नहीं कर सके हैं, तो उनको बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। उनकी कैलकुलेशन ये थी कि वो कब्जा कर लेंगे और थर्ड लेबनान वॉर जो है वो जीत लेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह ने उनको शिकस्त दे दी है और अब उनके पास एग्जिट स्ट्रेटजी भी नहीं है और वहां पर वो बैठ भी नहीं सकते हैं। देखें फर्क क्या है, अगर बिलफर्ज वो हार रहे हैं तो वो पीछे चुप करके बैठ जाएं, यानी कुछ इलाका उन्होंने कब्जे के ऊपर मिसाल के तौर पे ले लिया है, तो वो आगे प्रोग्रेस नहीं करेंगे, वहीं बैठे रहेंगे, कहेंगे देखो हमने बड़ी फतह हासिल कर लिया, इतना इलाका हमने ले लिया। लेकिन वो ना तो बैठ सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं,
बैठ इसलिए नहीं सकते कि उनके पास कोई इलाका नहीं है, और जो हिजबुल्लाह फिजाई हमले कर रही है इसलिए उनके लिए जरूरी है कि वो आगे बढ़े और हिजबुल्लाह को खत्म करें। अगर फिजाई हमले ना हो रहे होते तो फिर भी उनके लिए एक मौका था कि वो वहां पर अपना लिमिटेड स्केल के ऊपर या जिस तरह भी अपना जानी नुकसान बचाते हैं, लेकिन फिजाई हमले उनको मजबूर करते हैं कि वो आगे बढ़े। और आगे कैसे बढ़े? कोई इलाका तो उनके पास है नहीं, वो कोई इलाका तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ऊंची चोटियों के ऊपर कब्जा कर लिया और अब वो वहां पर सिक्योर हो। तो इसीलिए उनका जानी नुकसान जो है वो एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा है। अगर उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि शुरू वाले दिनों में कुछ हलाकतें होंगी तो बाद में हम स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट्स हैं उन पर काबिज हो जाएंगे और फिर हमारा जाने नुकसान नहीं होगा, तो वो सारा कैलकुलेशन जो है वो उल्टी गई हैं। जरा देखिए, कंप्लेक्स इवेंट टुक प्लेस इन सदर्न लेबनान एंड इट टुक आवर्स टू इवैक्यूएट द वुंडेड एंड इट वाज नॉट इजी। इजरायली मीडिया बता रहा है कि एक बहुत ही कंप्लेक्स इवेंट वहां पर, यानी बहुत कोई उनके लिए तबाहकुन लड़ाई जो है ना, बड़ी उनके लिए पेनफुल लड़ाई वहां पर हुई है। और यह लड़ाई इस तरह की थी कि जो मारे गए और जख्मी हुए घंटों तक उनको वहां से उठाने की लड़ाई चलती रही। एस्केलेशन ऑफ द कन्फ्रंटेशन विद ऑक्यूपेशन आर्मी इन लाइट ऑफ इट्स अटेम्प्ट्स टू इन्फिल्ट्रेट द सदर्न नेबरहुड ऑफ द टाउन ऑफ ख़याम। इस वक्त वो बता रहे हैं कि ख़याम के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई जारी है, जहां पर इजरायली फौज अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है और वहां पर ज्यादा टैंक्स और ज्यादा तादाद के अंदर फौज बुला ली गई है, इसलिए वहां पर एस्केलेशन भी है। यानी ऐसा नहीं कि 20-30 फौजी दाखिल हो रहे हैं, बल्कि ज्यादा टैंक्स बुलाए गए हैं, ज्यादा फौज बुलाई गई है। तो सबसे बड़े क्लैशेस इस वक्त ख़याम के एरिया में हो रहे हैं और पिछले 2 दिनों में वहां पर 3 टैंक्स ऑलरेडी तबाह हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने ज्यादा टैंक्स वहां पर बुला लिए। इजरायली मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स लैंड एट रंबम हॉस्पिटल इन हाइफा। सदर्न लेबनान से इजरायली हेलीकॉप्टर जो है वो कैजुअलिटीज को इवैक्यूएट करते हुए हाइफा में लेकर आ रहे हैं। इजरायली एक कमांडर अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहा है, इजरायली मीडिया इसको शेयर कर रहा है। सदर्न लेबनान में जो लड़ने के लिए गया था, आई वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग एन एक्टिविटी विद माई टीम इन लेबनान ड्यूरिंग आर रिजर्व सर्विसेज एंड ब्रोक माई लेग। एक वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए वो लेबनान में दाखिल हुए थे, बेसिकली ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गया था। ये उनका कमांडर अपना बयान शेयर कर रहा है इजरायली मीडिया के ऊपर, और मैंने अपनी टांग खो दी है। इजरायली कमांडर, तो ये देखें वहां पर या तो मारे जा रहे हैं, और जो मारे नहीं जा रहे उनमें यानी जो जख्मी होते हैं उनमें मेजोरिटी वो है जो डिसेबल हो रही है। आपके सामने हमने वो रिपोर्ट रखी, 74,000 इजरायली फौजी तो गजा के अंदर डिसेबल हो चुके हैं। गजा में जो लड़ने के लिए गए 74,000 इजरायली फौज अब लड़ने के काबिल नहीं रही, वो डिसेबल हो चुकी है। आप अंदाजा कर सकते हैं कितनी बड़ी बात है, उसके ऊपर हमने तफसीली बात की थी और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि इस फतह का अहाता करना बहुत मुश्किल है। 74,000 इजरायली फौज को डिसेबल करना। तो अब जो लेबनान में जो कुछ इनके साथ हो रहा है, अब मिसाल के तौर पे 1,000 इनके जख्मियों तक तादाद पहुंच गई है, 90 से ज्यादा इनकी हलाकतें हैं और 1,000 के करीब इनकी जख्मियों की तादाद पहुंच गई है। और उसमें अब 70-80% वो जख्मी हैं जो डिसेबल हो जाएंगे, और बाकी उनमें से जो है वो बहुत सारी खबरें ये भी दरमियान में आती रहती हैं कि फलाना मारा गया जो 4 दिन पहले जख्मी हुआ था, फलाना मारा गया जो 10 दिन पहले जख्मी हुआ था। इस तरह के केसेस भी हैं, यानी ये जख्मी सिर्फ जख्मी नहीं रहेंगे बल्कि इनमें से अभी भी मतलब कुछ मारे जाएंगे। तो मेजोरिटी जो है वो डिसेबल वाली है। भाई किसी को गोली लगी है, किसी पे एक्सप्लोसिव डिवाइस से हमला हुआ है, किसी से दूसरा हमला हुआ है, तो जख्मी हुए हैं, तो कुछ ना कुछ हिट हुआ है तो जख्मी हुए हैं, तो मेजोरिटी जो है वो डिसेबल हो जाएगी। तो अब वो कमांडर कह रहा है कि मेरी तो टांग चलेगी। तो कोई वहां पर इस वक्त लेबनान में लड़ना नहीं चाह रहा। अभी मैं एक रिपोर्ट भी आपके सामने रखता हूं। इजरायली कर्नल क्या कह रहा है? द ग्राउंड ऑपरेशन इन लेबनान एग्जैक्ट्स अ हेवी प्राइस फ्रॉम अस। बहुत भारी कीमत हमें चुकाना पड़ रही है। ये वही लोग हैं जो तकब्बुर के साथ लेबनान में उतरे और कहा कि लेबनान ग्रेटर इजराइल का हिस्सा होगा, अब कह रहे हैं हमें भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। अ वॉर ऑफ माइंड्स इन सदर्न लेबनान एंड गाजा स्ट्रिप आफ्टर हिजबुल्लाह एंड हमास मूव टू स्ट्रीट वॉरफेयर ऑपरेशंस दैट इंक्लूड प्लांटिंग एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। तो हमास की स्ट्रीट वॉरफेयर तो जारी थी, अब लेबनान के अंदर भी स्ट्रीट वॉरफेयर जारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो अलोंग दी बॉर्डर विलेजेस हैं वहां पर इजरायली फौज आसानी से दाखिल हो जाती है क्योंकि वो चंद मीटर्स के फासले के ऊपर हैं। तो अब वहां पर स्ट्रीट वॉरफेयर का आगाज हो चुका है लेबनान के अंदर, यानी लड़ाई थोड़ी सी बदली है कि स्ट्रीट वॉरफेयर का बाकायदा आगाज लेबनान में हो चुका है। जैसे आप गजा में देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं और आबादियां हैं, उनके अंदर एक लड़ाई जारी है। तो इसी तरह की अब सदर्न लेबनान में, और वो कह रहे हैं कि वॉर ऑफ माइंड्स है कि जैसे पहले हमास लड़ी, अब हिजबुल्लाह भी मतलब बड़े जबरदस्त टैक्टिक के साथ ऐसे वॉरफेयर में जिसमें एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से बहुत ज्यादा काम लिया जाता है, वो वॉरफेयर इस वक्त लड़ी जा रही है। अब जरा फिजाई हमलों के आप देखिए उसमें कितनी कैजुअलिटीज इनकी हो गई हैं। फायर फाइटिंग टीम्स आर वर्किंग टू एक्सटिंग्विश फायर
दैट ब्रोक आउट इन जिब एरिया नॉर्थ ऑफ नहारिया। नहारिया में जनाब आग लगी हुई है। सीरीज ऑफ सायरन इन द नॉर्थ हाइफा एंड द सेंटर एंड द सिक्योरिटी फैक्ट्री इन नहारिया वाज हिट विद डैमेज। अ वेरी टेंस डे कि जगह जगह पर धमाके और हलाकतें और डैमेज हो रहा है। इनिशियल रिपोर्ट्स इंडिकेट इंजरीज इन मिटुला फ्रॉम अ रॉकेट लॉन्च फ्रॉम लेबनान। मिटुला अलोंग द बॉर्डर सेटलमेंट्स, वहां से इंजरीज की रिपोर्ट सामने आ रही है। कोई एक रॉकेट आकर टकराया है और मिटुला से भी वो कह रहे हैं कि हलाकतें, यानी सदरन लेबनान में जो फौज दाखिल हुई उनकी हलाकतें और जख्मी, मिटुला में जख्मी, नहारिया में आकर फैक्ट्री को हिट किया गया है, बाकी बिल्डिंग्स हिट हुई हैं, तो वहां पर कैजुअलिटीज। जीपीएस जैमिंग इन द सेंटर, क्या हुआ सेंटर में कि जीपीएस जैम करना पड़ गया। असल में जब ड्रोन्स आते हैं ना तब ये जीपीएस जैम इनको करना पड़ता है, क्योंकि ड्रोन मतलब बड़ी एक्यूरेसी के साथ जाकर हिट कर रहे हैं, तो ये समझते हैं कि जीपीएस जैम करेंगे तो वो हिट नहीं करेंगे। तो मतलब जैसा होता है ना, डेस्परेशन के अंदर मुख्तलिफ अपनी टैक्टिक्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो जीपीएस भी काम करने वाला नहीं है। लेकिन आप जरा इसराइल की हालत देखिए कि उनके बड़े शहरों की, सेंट्रल इसराइल की, कभी जीपीएस जैम हो रहा है, कभी वो शेल्टर्स के अंदर हैं, कभी कुछ हो रहा है, और इकोनॉमिक और वो सारे एक्टिविटीज मुतासर हो चुकी हैं। मतलब एक पूरा जो है ना दरम बरम दबरदूस हो चुका है इस वक्त इसराइल। इसके अलावा नाज़रीन, हाइफा में ये तेल अल कार्मेल बेस है जिसको कामकीसी ड्रोन्स के साथ निशाना बनाया गया है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इस वक्त हिजबुल्लाह ने सरंजाम दिया है। कामकीसी ड्रोन्स भेजे गए हैं, वैसे ये ईरान की पहचान है कामकीसी ड्रोन्स। इन्होंने तल अल कामिस बेस को सदरन हाइफा के अंदर ये मौजूद है और हिजबुल्लाह बता रही है वी हिट द टारगेट एक्यूरेटली। ठीक है, ये हालत है। अब जरा मैं एक रिपोर्ट जो इसराइल से जारी हुई है, जो इसराइल की कैजुअलिटीज और इसराइल की शिकस्त के बारे में बता रही है, जरा 5-6 हेडलाइंस देखिए। इसराइल सफर्स फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ सोल्जर्स आफ्टर अ ईयर ऑफ वॉर। एक साल की जंग के बाद इसराइल को शदीद फौजियों की कमी का सामना है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसराइल ने ये एक साल कहां पर लड़ा है? गजा के अंदर लड़ा है, जो कि जंग नहीं है। ठीक है, कोई ताकत का कंपैरिजन नहीं है। तो ये रिपोर्ट्स, मतलब इसराइल ने पूरा अपना नुकसान छुपाया, लेकिन ये रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं। रिजर्व सोल्जर्स कंप्लेन अबाउट देयर इनएबिलिटी टू कंटिन्यू देयर नॉर्मल लाइव्स फॉर अप टू 6 कंसेक्टिव मंथ्स। रिजर्व सोल्जर्स कह रहे हैं कि हम अपनी नॉर्मल लाइव्स को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं। Israeli army reserve soldiers are exhausted and the army is struggling to recruit soldiers as it opens a new front in Lebanon। जो ऑलरेडी रिजर्व सोल्जर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और जो नई भर्तियां हैं उसमें इजरायली फौज स्ट्रगल कर रही है, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। पहले वाली फौज भाग रही है तो नया लड़ने के लिए कौन आएगा? अब इजरायली जो फौजी हैं उनके बयानात वो कोट कर रहे हैं। I called up 4 times since the October 7th attack and we are drowning। वो कह रहे हैं कि हम इस तरह से एग्जॉस्टेड हो चुके हैं कि 7 अक्टूबर के बाद मुझे 4 दफा जंग में भेजा जा चुका है और we are drowning, हम डूब रहे हैं बस, क्योंकि फतह में नहीं मिल रही। आप जरा अंदाजा करें किस फौज की ऐसी, मतलब कोई ऐसी लड़ाई चल रही हो, कौन सी फौज ऐसी शिकस्त तस्लीम करती है? तो इसलिए ऑन ग्राउंड इसराइल हार चुका है। जंग क्या जारी, मुझे बताइए क्या जंग जारी है? यही है ना कि इसराइली जहाज आकर बम गिरा रहे हैं, इसके अलावा मुझे बताइए कौन सी जंग जारी है? मतलब इसराइल की तरफ से तो यही हो रहा है, और क्या हो रहा है? लेबनान में उनकी प्रोग्रेस को नहीं है, गजा में आप देख रहे हैं जंग यही है कि बस बम गिर रहे हैं सिविलियंस के ऊपर। फौज तो हार चुकी है, वो अपनी जो शिकस्त है वो तस्लीम कर चुकी है और ये पूरी इसराइली सोसाइटी अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। वी मस्ट एंड दिस वॉर बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ सोल्जर्स। हमें फिल फॉर जंग बंद करना होगी क्योंकि हमारे पास फिर फौजी खत्म होने वाले हैं। वी आर रनिंग आउट ऑफ सोल्जर्स। तो जून जून ये जंग बढ़ा रहे हैं, ये सारे सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं कि छोटा मोटा लॉस नहीं होगा, छोटी मोटी शिकस्त नहीं होगी, बल्कि टोटल डिफीट होगी। Many freelancers were forced to close their businesses due to the war despite government promises to reserve soldiers। बहुत सारे फ्रीलांसर्स ने अपने बिजनेसेस बंद कर दिए और इसमें से जो रिजर्व फौजी हैं वो सारी बातें वो रिजर्व में है ना, तो वो उनकी रेगुलर ड्यूटी तो नहीं होती, तो वो मुख्तलिफ बिजनेसेस भी कर रहे थे। अब वो कितने ऐसे हैं जो उनके बिजनेस भी गए और कुछ मारे गए और कुछ जख्मी हैं और कारोबार भी साथ तबाह हो गए। तो ये हिजबुल्लाह के आप देखें डीप इनसाइड हमले, अलोंग दी बॉर्डर हमले और जमीनी जो लड़ाई जारी है, 3 तरफा फ्रंट्स के ऊपर इनकी हालातें आप देखिए। अब जरा इजरायली मीडिया की जुबानी वो कह रहे हैं जी गवर्नमेंट का जो सेशन है, जो बजट के हवाले से किसी सिक्योरिटी का डिस्कशन नहीं है, बजट डिस्कस करना है, वो भी एक बंकर के अंदर होगा, अंडरग्राउंड ये सेशन होगा। पता नहीं वर्ल्ड वॉर के अंदर भी ये होता था कि गवर्नमेंट जो है वो अंडर बंकर जाकर डिस्कस कर रही होती बजट, ऐसा। तो आप जरा अंदाजा तो करें, मतलब लेबनान की क्या पावर? कुछ भी नहीं, कुछ भी पावर नहीं है उनकी। हमास की क्या पावर है इसराइल के मुकाबले में?
लेकिन बंकर के अंदर वो छुपे बैठे हैं, बंकर से बाहर आने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये इस बात का सबूत है कि नेतन्याहू को बहुत अच्छे से तरीके से पता है कि कौन कौन अब उसके पीछे है, और ये सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं है जो उनको हिट कर सकती है, बल्कि कौन से ममालिक हैं जो नजर रख रहे हैं और इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं हिजबुल्लाह के साथ, किन के पास सैटेलाइट हैं जो ऊपर घूम रहे हैं। इस्लामी दुनिया में तो किसी के पास सैटेलाइट नहीं है, तो वो कौन से ममालिक हैं, नेतन्याहू को बहुत अब अंदाजा हो रहा है, इसलिए बंकर से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। तो 13 महीनों के बाद नेतन्याहू की प्रोग्रेस ये है, इजराइल की प्रोग्रेस ये है कि उनकी पूरी कैबिनेट बंकर्स के अंदर छुप गई। ओ है ये मतलब बात ही है ना, लेकिन ये इससे बड़ी और शिकस्त मुझे बताइए क्या है। यानी 13 महीनों बाद उनकी प्रोग्रेस ये है कि वो बंकर से बाहर नहीं आ रहे, बंकर के अंदर चले गए हैं। तो इसका मतलब आगे 2 महीनों के बाद मजीद क्या हो रहा होगा आप देख लें। हर गुजरते दिन के साथ इजराइल डूब रहा है ना, तबाही हो रहा है ना, शिकस्त की तरफ ही आगे बढ़ रहा है ना। अगर उसने शुरू वाले 2 महीनों के बाद रोक दिया होता ये सारा जुल्म, तो इजराइल की शिकस्त छोटी होती। लेकिन अब जब वो रोकेगा या सरेंडर पर मजबूर होगा तो फिर मामला किस तरह का होगा। तो इसलिए ये वो सारे सॉलिड एविडेंसेस हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ग्लोब्स क्या लिख रहा है, इजरायली गवर्नमेंट्स वॉर टाइम पेमेंट्स कुड फ्यूल इन्फ्लेशन। इसराइलियों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तबाह हो रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने जा रही है, इजराइल में इन्फ्लेशन होने जा रही है इस जंग की वजह से। तो इसलिए हम कहते हैं अमेरिका जो एड वगैरह दे रहा है ना, कब तक देगा मुझे बताइए। जब इजराइल की अपनी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी तो एड के ऊपर कैसे चलेगा इजराइल। इजराइल तो कायम है और उसकी सुप्रीमेसी अपनी मजबूत इकोनॉमी की वजह से है, बहुत बड़ा फैक्टर। अगर उसकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी और आप कहते हैं वो सिर्फ अमेरिकी एड के ऊपर चलेगा, नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल कंट्री नहीं है, ये कब्जा है। तो कब्जा जो कायम था वो तो एक हेजेमनी की वजह से कायम था, अपनी इकोनॉमिक पावर की वजह से काम था, अपनी मिलिट्री पावर की वजह से काम था, वो एड की वजह से काम नहीं था। ये बात समझे। यानी अगर कोई जंग चल रही है, जैसे यूक्रेन चल रही है, उसमें अमेरिका मिलिट्री एड दे रहा है, वो मामला डिफरेंट है। लेकिन यहां पर इजराइल को आप कहें कि सिर्फ मिलिट्री एड चल जाएगी, तो चलने वाली नहीं है। उनकी अगर अपनी इकोनॉमी तबाह हो रही है, अगर उनकी अपनी मिलिट्री तबाह हो रही है, तो फिर इसको एंड समझे इजराइल का। अभी जरा गजा से खबर सामने आ रही है, एक वाकया रफा में हुआ है, एक गजा सिटी में हुआ है। Security incident in Rafah and the occupation aircraft transport wounded soldiers to hospitals inside the occupied territories. इजरायली मीडिया बता रहा है कि रफा से wounded जो है वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। We targeted the troop carrier Hummer jeep and D9 bulldozer east of the Gaza city. एक ट्रूप कैरियर हमर जीप और D9 बुलडोजर को गजा के अंदर जो है वो निशाना बनाया गया। तो तमाम फ्रंट्स के ऊपर उनकी कैजुअलिटी। ईरानी डिफेंस मिनिस्टर की आखिर में 3 स्टेटमेंट्स। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मिसाइल्स। कोई हमारी फैक्ट्री हिट नहीं हुई है और उसी तरह से मिसाइल की प्रोडक्शन हो रही है। रिस्पॉन्डिंग टू द ज़ायनिस्ट एंटिटी इज अ लेजिटिमेट राइट ऑफ आवर कंट्री। सुप्रीम लीडर ने कहा कि मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग हुई। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का पहला बयान सामने आ रहा है कि हिट करेंगे और हिट करना हमारा लेजिटिमेट राइट है। फायरिंग जस्ट 1 बुलेट ऑन अ बैरन लैंड इन ईरान इज अफरंट टू आवर कंट्री एंड वी विल नॉट अलाउ दिस। ईरान में किसी बंजर जमीन के ऊपर एक गोली चलाना भी ममनू है, तो हम तो कोई चीज अफोर्ड करने वाले नहीं है, कुछ भी कबूल करने वाले नहीं है, तो इसका जो है हम जवाब देंगे। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगा करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।